लेकिन सवाल है कि आखिरकार पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कैसे देश के 15 से ज्यादा राज्यों में साजिश का ताना बाना बुनने में कामयाब हो गई। क्या सिमी जैसे प्रतिबंधित संगठन की आतंकवादी सोच को आगे ले जाने का रास्ता ही उसके लिए बैन की इबारत लिखता चला गया। हिंसक और आतंकी वारदातों में करीब 15 साल पुराने पीएफआई की हिस्सेदारी पर आपको दिखाते हैं एक और स्पेशल रिपोर्ट। टेरर फंडिंग से पीएफआई का सीधा कनेक्शन। हिंसा और आतंक रोकने को सरकार ने लिया एक्शन। शक्लो सूरत एक राजनीतिक पार्टी की, लेकिन जो कुछ करने में पीएफआई आगे था वो लगातार सरकारों के लिए चुनौती बनता जा रहा था। ना हिंसा रुक रही थी, ना हिंसा फैलाने के लिए फंडिंग और न ही विवादित बयानबाजी। 2006 में बने पीएफआई पर शुरू से ही उसे सिमी का नया अवतार होने के आरोप लगते रहे हैं, जो एक वक्त में टेरर कनेक्शन के जरिए तमाम राज्यों की नाक में दम किए हुए था और आखिरकार उस पर बैन लगा दिया गया था। वजह साफ थी, सिमी के खासम खास पदाधिकारियों को पीएफआई ने अपने यहाँ आला पदों पर बैठाया। तभी से जांच एजेंसियों को ये संगठन खटकने लगा था। ऊपर से इसके कामकाज करने का तरीका भी वैसा ही था, वही आतंकी संगठनों से कनेक्शन और हत्याओं के आरोप। जुलाई 2012 में कन्नूर में स्टूडेंट सचिन गोपाल और चेंगनूर में एबीवीपी नेता विशाल पर चाकू से हमला हुआ, जिसका आरोप पीएफआई पर लगा। 2012 में केरल सरकार ने हाई कोर्ट में बताया कि हत्या के 27 मामलों से पीएफआई का सीधा कनेक्शन है। इनमें से ज्यादातर मामले आरएसएस और सीपीएम के कार्यकर्ताओं की हत्या से जुड़े थे। पटना में गजवाए हिंद बनाने के लिए बड़ी साजिश हो रही थी, जिस पर एनआईए को दखलंदाजी करनी पड़ी। इसके अलावा तेलंगाना में कराटे ट्रेनिंग के नाम पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी और फिर कर्नाटक में प्रथम हत्या मामले में भी कनेक्शन सामने आया था। हिजाब विवाद और फिर प्रदर्शनों के दौरान पीएफआई की फंडिंग की भी जांच हुई थी। नागरिकता कानून को लेकर यूपी में हुई हिंसा के दौरान पीएफआई से जुड़े आरोपियों से आपत्तिजनक सामग्री मिली थी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई का गठन 17 फरवरी 2007 में किया गया। जानकारी यह है कि दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों का विलय करके इस संगठन को बनाया गया, जिसमें केरल के नेशनल डेमोक्रेटिक फॉर फ्रंट, कर्नाटक के फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु के मनिथा परिसाई संगठनों को शामिल करके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को 2007 में गठित किया गया। माना जाता है कि अलग अलग राज्यों में यानी कि देश के 23 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता और खुद इसके बड़े बड़े नेता सक्रिय हैं। नेशनल स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट के बैन लगने के बाद यानी सिमी पर जब केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया, तो उसके बाद इसका कैडर जो है वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में किसी न किसी रूप में जुड़ गया और उसको विस्तार देने लगा। एनआईए और ईडी की जांच में पीएफआई की कारगुजारियों से पर्दा उठता चला गया। पता चला कि राजनीति और सामाजिक संगठन का नकाब ओढ़े बैठे पीएफआई को कई खाड़ी देशों से फंड मिलता रहा है। इतना ही नहीं, धर्मांतरण के आरोप भी इस पर लगते रहे हैं, जिसे पीएफआई की तरफ से कई बार खारिज किया गया। लेकिन उसके आला अधिकारी कई बार भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की बात कह चुके हैं। यही वजह है राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर इसके नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने का फैसला लिया गया। जो उचित है वही किया गया है। पूरे देश की सुरक्षा का मामला है। देश में सभी लोगों की ऐसी डिमांड है कि अराजक तत्व कोई भी हो तो उससे देश को बचाया जाए। तो इसलिए जो भी कार्यवाही की गई है वो जनहित में और देश के हित में की गई है, वो स्वागत योग्य। तो ये देश की सुरक्षा और देश के लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया है। लेकिन अफसोस की बात है कि इसमें भी कुछ लोग अपने सियासी नफे और नुकसान का बुरा भाग कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। हम सरकार ने जो फैसला किया है, ऐसी शैतानी ताकतों के खिलाफ, ऐसी आतंकवादी ताकतों के खिलाफ, ऐसी ताकतें की हमारे देश में, हिंदुस्तान में आतंकवादी ताकतों की परछाई या प्रॉक्सी के तौर से लगातार कई वर्षों से काम कर रही थी, ये देश की सुरक्षा में और देश के हित में बड़ा फैसला है, कड़ा फैसला है। पुरानी कहावत है, जैसा बोया जाता है वैसा काटा जाता है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट भी यही कहती है।
कि पिछले 15 सालों में पीएफआई ने विदेशी फंडिंग की मदद से साजिश का जो ताना बाना बुना है उसे तार-तार करना बेहद जरूरी था। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।